this video, I am going to solve a problem from Newton's laws of motion. In this question, the lower end of a uniform inextensible rope of mass 2 kg and length 4 meter is attached to a block of mass 7.5 kg placed on a horizontal floor. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.5. The upper end of rope is held 2 meter above the lower end so that the tangent at the lower end remains horizontal as shown in the figure. In this situation, the block stands still on the floor. Acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका लोअर एंड एक ब्लॉक से अटैच्ड है जो कि इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे प्लेस्ड है और इसका लोअर एंड पे जो टेंजेंट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो लोअर एंड का ये वाला जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल है और इसका एक सेकेंड एंड जो दूसरा एंड है अपर एंड इसको ऊपर की तरफ होल्ड किया गया है यहाँ पे, जिसकी हाइट हमें लोअर एंड से 2 मीटर गिवन है और ये ब्लॉक हमेशा स्टेशनरी है, यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में कि अपर एंड मस्ट बी पुल्ड एट एन एंगल दैट इज क्लोजेस्ट टू, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो एंड है वो इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा कितना है. सो ये फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर देखें तो हमारा ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग एज वेल एज दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी, ये दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है. तो इस पे इन दोनों का अगर हम अलग अलग से इन दोनों का एफबीडी ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ ऐसा एफबीडी दिखेगा. इस स्ट्रिंग के लोअर एंड पे हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि टेंशन T1 है जो कि इधर की तरफ इसको पुल कर रहा है स्ट्रिंग को, और इसके अपर एंड पे T2 टेंशन इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है जो कि ऊपर की तरफ इसको पुल कर रहा है, और इस पे एक वेट फोर्स लग रहा होगा, इस रस्सी का वेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा. और इस ब्लॉक पे चूंकि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है तो इस पे एक टेंशन, इस टेंशन के कारण टेंशन इधर की तरफ लग रहा होगा, और जब ये टेंशन इधर की तरफ लग रहा होगा तो इस पे एक फ्रिक्शन आएगा जो कि पीछे की तरफ लग रहा होगा और इस ब्लॉक को मोशन करने से रोक रहा होगा. सो दिस इज द एफबीडी ऑफ ब्लॉक. अगर हम इन दोनों पे इक्वेशन लिखे इक्विलिब्रियम के लिए तो इस दोनों पे हमेशा नेट फोर्स 0 होना चाहिए रेस्ट में रहने के लिए. तो इस स्ट्रिंग पे जो नेट फोर्स जो लग रहा होगा एक्स डायरेक्शन में वो 0 होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ एक्स फोर्स इन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो इस पे एक्स एक्सिस पे जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो एक T2 का कॉस कंपोनेंट आएगा, T2 cos थीटा, और T1 इधर की तरफ लग रहा होगा तो T2 का cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू T1. ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा. अब इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ फोर्स इन एफ वाई एक्सिस मस्ट बी 0. तो इस पे ऊपर की तरफ एक T2 का साइन थीटा आ रहा होगा और नीचे की तरफ इसका एक वेट लग रहा होगा. तो इसका वेट होगा, अगर हम लैम्डा मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी अगर एज्यूम कर ले, लैम्डा इंटू एल इसका मास हो जाएगा इंटू जी. सो नीचे की तरफ इतना वेट फोर्स लग रहा है लैम्डा एल जी. तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स का को अगर 0 कर दे एक्स डायरेक्शन में तो T1 का जो वैल्यू आएगा फ्रिक्शन के बराबर आएगा. तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो आएगा T1 के बराबर आ जाएगा. सो दिस इज आवर इक्वेशन 3. अब चूंकि ये पूरा स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है तो इसका हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट भी इक्विलिब्रियम में होगा. कोई भी अगर छोटा सा एलिमेंट को कंसीडर करे, कोई भी छोटा सा एलिमेंट, वो इक्विलिब्रियम में होगा. तो हमने इस स्ट्रिंग पे एक काफी छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल लेंथ का एज्यूम कर लिया है, और ऐसा एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे जो इस डीएल जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है. दिस इज मेकिंग फाई एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. तो इस पे जो नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो 0 होना चाहिए. तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसके लोअर एंड पे यहाँ पे तो टेंशन जो इसको खींच रहा है नीचे की तरफ वो T है, और जब भी इस डीएल लेंथ को
जस्ट पार करते हैं तो इसके अपर एंड पे जो टेंशन का वैल्यू है वो dt से इंक्रीज कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन है ऊपर की तरफ t प्लस dt फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका एक वेट फोर्स लग रहा होगा dmg, जो जिसका वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका लग रहा होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे भी नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो होगा। तो अगर हम इसका नेट फोर्स जीरो कर दे इस स्ट्रिंग के अलोंग डिफरेंशियल एलिमेंट के अलोंग नेट फोर्स अगर जीरो करें इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास ऊपर की तरफ टी प्लस डी टी लग रहा है, नीचे की तरफ टी लग रहा है, और डीएमजी का एक, चूंकि ये फाई एंगल है, दिस इज फाई, तो ये एंगल हमारे पास पाई बाई टू माइनस फाई एंगल होगा। तो इस इस वेट का एक साइन कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा नीचे की तरफ along द डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ऊपर की तरफ टी प्लस डी टी, नीचे की तरफ टी, और डीएमजी का साइन कंपोनेंट साइन फाई। तो dt का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, dm का वैल्यू हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा डी एल जी साइन फाई। अब हमने लैम्डा जी को एक साथ लिख लिया है और dl साइन फाई को एक साथ कर दिया है। तो अगर सही से इसको एक ट्रेंगल बनाया जाए यहाँ पे, क्योंकि इसका लेंथ डिफरेंशियल एलिमेंट का dl है और ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे जो टेंजेंट है वो फाई बना रहा है, तो दिस इज फाई एंगल, दिस एंगल इज फाई, और इसका जो परपेंडिकुलर है उसको हमने dy एज्यूम कर लिया। तो इस ट्रेंगल में हम dl sin phi को लिख सकते हैं dy कैन बी रिटन एज dl sin phi। तो dl sin phi को हम dy से रिप्लेस अगर कर दें यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन dt इज इक्वल्स टू लैम्डा जी dy, where lambda is linear mass density of this string। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो जब टेंशन का वैल्यू T1 था इस लोअर एंड पे, तो h का वैल्यू जीरो था, y का वैल्यू जीरो था, और जब इस टेंशन का वैल्यू इस अपर एंड पे T2 हो जा रहा है तो y का वैल्यू बढ़ के h हो जा रहा है। तो हमारे पास T2 का वैल्यू आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से T1 plus lambda gh। So this is our equation 4। So we have four equations, 1, 2, 3 and 4। So we will copy these equations to the next page। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड और ये फोर्थ इक्वेशन को कॉपी किया है। तो सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास T2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा जी और लैम्डा एल जी बाई साइन फाई साइन थीटा, और इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आएगा लैम्डा एल जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट विल बी इक्वल टू T1। T1 का वैल्यू आ चुका है, T2 का भी वैल्यू आ चुका है थीटा के टर्म्स में। अब इन दोनों को हम इस इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ रहा है, और इन दोनों में लैम्डा जी को कैंसिल करेंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास h का जो वैल्यू आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का हाफ एंगल में अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसका वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसका वैल्यू h के बराबर आ जाएगा। अब कुछ कैंसिलेशन करके हमारे पास tan थीटा बाई 2 का जो वैल्यू आ रहा है वो h बाई एल निकल के आ रहा है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे यहाँ पे, और थीटा का वैल्यू हमारे पास 2 tan इनवर्स h बाई एल निकल के आ रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू h पे और l पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर h का वैल्यू हमारे पास 2 मीटर पता है, h इज 2 मीटर, l इज 4 मीटर, दोनों को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास थीटा का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 53.13 डिग्री निकल के आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 53 डिग्री। तो हमारे पास थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो लगभग 53 डिग्री के बराबर आ रहा है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 53 डिग्री। So option B is correct answer of this question। Coming to the next part of this problem, अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास जो इक्वेशंस था उनको कॉपी कर लिया यहाँ पे। दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन,
तो यहाँ से T1 का वैल्यू किसी तरह से अगर निकल जाए तो वो फ्रिक्शन के बराबर हमारे फ्रिक्शन का वैल्यू भी हमारा निकल जाएगा। तो T1 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले T2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। T2 का वैल्यू इतना आ जाएगा और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे T2 का वैल्यू का। तो हमारे पास T1 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा एल जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा T1 के बराबर और T1 का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा एल जी कॉट थीटा। थीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 53 डिग्री। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ रहा है फ्लोर और ब्लॉक के बीच में वो 15 न्यूटन निकल के आ रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब the upper end of the rope is now slowly shifted downward and simultaneously away from the block, maintaining the tangent at the lower end horizontal. When the block begins sliding, at what height above the lower end is the upper end? हमें बोला जा रहा है कि जब इस स्ट्रिंग का जो ऊपर एंड था उसको जब हम नीचे और ब्लॉक से दूर की तरफ दूर करने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने लगेगा। और इस पूरे प्रोसेस में ये जो लोअर एंड है स्ट्रिंग का वो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन जो लग रहा होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जब ये जस्ट स्लाइड करने लगेगा तो इस अपर एंड का जो हाइट है वो लोअर एंड से कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जस्ट जब ये स्लाइड करेगा तो टेंशन का जो वैल्यू होगा वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा म्यू इंटू नॉर्मल और इसका मास हमें 7.5 kg दिया है, फ्रिक्शन हमारे पास 0.5 है। तो म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू 0.5, मास इज 7.5 kg, जी का वैल्यू 10। तो यहाँ से टेंशन का जो वैल्यू आ रहा है निकल के हमारे पास 37.5 न्यूटन निकल के आ रहा है। इसको हम यूज करेंगे। अब हम पुराने इक्वेशंस को कॉपी कर लेंगे जो हमने निकाले थे दो। T2 cos theta was T1, T2 sin theta was lambda LG। तो हमारे पास T1 का जो वैल्यू आएगा, T1 का जो वैल्यू आएगा जब इस T2 का वैल्यू यहाँ से लैम्डा एल जी बाई साइन थीटा को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इतना निकल के आ जाएगा। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा एल जी बाई T1। तो लैम्डा एल इज मास ऑफ द स्ट्रिंग, तो मास कितना हो जाएगा 2 और जी का वैल्यू 10, तो 20। T1 का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ से, तो T1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 20/37.5 दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इसको कैंसिलेशन करेंगे कुछ, तो tan थीटा का वैल्यू आएगा 8/15। और हम प्रॉब्लम नंबर 45 से जो इसका फर्स्ट पार्ट था वहां से हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि थीटा का जो वैल्यू था वो 2 tan इनवर्स h/l निकल के आ रहा है। तो यहाँ से tan थीटा निकालेंगे और यहाँ से भी tan थीटा निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास h का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अगर दोनों तरफ tan ले ले तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज कर देंगे tan 2 थीटा का, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू 2hL डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अब इस tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 8/15 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है h और l में वो ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा वो इतना निकल के आ जाएगा। इसमें सारे वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास h का जो वैल्यू निकल के आ रहा है फाइनल आंसर वो L/4 निकल के आ रहा है। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 मीटर, तो 4/4 1 मीटर हमारे पास हाइट का वैल्यू आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 मीटर आएगा, हाइट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि जब इस लोअर एंड का अपर एंड के बीच में जो हाइट होगा जब 1 मीटर के बराबर होगा तो जब ये हम तभी हमारा ब्लॉक स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा। जब ये हाइट का वैल्यू 1 मीटर घट के हो जाएगा तो ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में हाइट 2 मीटर था, जब ये घटते घटते
1 मीटर हो जाएगा तभी स्लाइडिंग स्टार्ट होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।